प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कल हमने करंट की क्लास अपलोड की थी 22 जुलाई से 28 जुलाई तक पार्ट 1। आज इसी वीडियो का पार्ट 2 आप लोग के लिए अपलोड किया जा रहा है और ध्यान से देखिएगा, पहले और दूसरे दोनों वीडियो का नोट्स बना लीजिएगा करंट का। इससे बाहर करंट आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। हर करंट पे ध्यान दीजिएगा कि उस करंट के साथ जोड़ के कितनी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की ये करंट का पार्ट 2 22 से 28 जुलाई के बीच का, ठीक है। तो 24 तारीख के करंट पे पहले ध्यान देते हैं। 24 तारीख का जो पहला करंट बन रहा है वह है ट्विटर का लोगो परिवर्तन, ठीक। लोगो का मतलब कि जब ट्विटर चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि नीली चिड़िया बन के आती थी पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसी तो नीली चिड़िया जो ट्विटर की पहचान थी इसको परिवर्तित कर दिया गया। हुआ क्या, नया लोगो जो बन रहा है वो अंग्रेजी का एक्स अक्षर, ठीक है। ऐसे उस पर एक्स, जैसे अंग्रेजी में एक्स होता है ना, वैसे एक्स बना होगा। अब पुराना लोगो, उसके बारे में जान लेते हैं। नीली चिड़िया, अब नीली चिड़िया उस रंग की तो हो कोई चिड़िया होगी नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो नीली चिड़िया जो ट्विटर पे लाई गई उसका नाम क्या था, तो लैरी टी बर्ड, ठीक है। ट्विटर के सह संस्थापक विज स्टोन ने इसका नाम रखा था। और क्यों रखा था, क्योंकि विज स्टोन को बास्केटबॉल बहुत पसंद था और बास्केटबॉल के एक खिलाड़ी थे लैरी बर्ड, ठीक है। तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस चिड़िया का नाम रखा लैरी टी बर्ड, ठीक है। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्विटर के वर्तमान मालिक कौन है या ट्विटर का स्वामित्व किसके पास है, तो इस समय ये स्वामित्व है एलन मस्क के पास, ठीक है। अक्टूबर 2022 में उन्होंने इस कंपनी का कर लिया था अधिग्रहण, ठीक। अब ट्विटर की स्थापना कब हुई, अब ट्विटर की स्थापना के संदर्भ में देखें तो 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में इसकी जो है स्थापना हुई, ठीक है। कैलिफोर्निया प्रांत, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। संस्थापक, इसके संस्थापकों में 4 नाम हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक इवान विलियम्स, ये सीईओ रहे, ठीक है। जैक डोर्सी, ये अध्यक्ष रहे। विज स्टोन और नोह ग्लास इनके सह संस्थापक रहे। तो ये 4 नाम में से कोई भी एक दिया जा सकता है या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ट्विटर के संस्थापक में शामिल नहीं है, तो उसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ ट्विटर काफ़ी चर्चा में रहा 2-3 दिन से, या कह सकते हैं कि इस महीने ट्विटर काफ़ी चर्चित रहा, इसलिए इतना ध्यान रखिएगा ट्विटर की स्थापना और उनके संस्थापक और ये नीली चिड़िया हटाई गई ट्विटर का लोगो, तो उसके संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। एक नाम चर्चा में रहा मदन दास देवी, ठीक है। तो ये नाम इसलिए ध्यान में रख लेना है ना, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो हो सकता है भूले भटके पूछ ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सर कार्यवाहक, स्वयंसेवक संघ का मतलब आरएसएस, एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री थे। 81 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में इनका निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। शुभंकर शर्मा, ये नाम चर्चित है। ये ध्यान बनाकर रखना है कि जितने ऐसे नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं ना हमारे सामने, तो 2 साल के अगर ट्रेंड पेपर के एनालिसिस को देखा जाए तो हर वो नाम हमसे पूछ ले रहा है कि जो चर्चित में रहे। जैसे यहाँ उठा के पूछ लिया शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित हैं, ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी सामने आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि शुभंकर शर्मा भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं, ठीक है। क्यों चर्चा में रहे बिहार में, लिवरपूल गोल्फ ओपन चैंपियनशिप, और लिवरपूल कहाँ पे, इसको देखा जाए तो ये है इंग्लैंड में, ठीक है। लिवरपूल इंग्लैंड में है, वहाँ जो गोल्फ ओपन चैंपियनशिप हुई वहाँ पर शुभंकर शर्मा 8वें स्थान पर रहे, इसलिए ये चर्चा में रहे, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन स्ट्रांगली बन रहा है वो इनका नाम और ये पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है, ठीक। अगले करंट पे आइए। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि ये स्थान, ठीक, प्रतियोगिता में भारत का स्थान और पहले स्थान पे कौन, इतना ही खाली ध्यान रखना, ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ चांगवोन, दक्षिण कोरिया, ठीक है। चांगवोन, दक्षिण कोरिया। आयोजक कौन था, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, ठीक है। प्रतियोगिता में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो भारत इस प्रतियोगिता में अंक तालिका में रहा 2रे स्थान पर। भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक दिए, ठीक है। 6 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, टोटल 17। पहले स्थान पर कौन रहा इस प्रतियोगिता में, तो पहले स्थान पर रहा चीन। चीन के पदकों की संख्या रही 28, ठीक। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है
इतने करंट 24 के लिए महत्वपूर्ण थे। 25 तारीख के करंट पे देखते हैं, 25 में आते हैं। तो जो पहला करंट हमारा सामने आ रहा है ना, वो एक नाम है सेतु, हिंदी में सेतु, अंग्रेजी में SETU। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये भी स्ट्रांग क्वेश्चन बनने की संभावना दिख रही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, तो जैसे भारत में पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग के स्थान पर क्या आया, नीति आयोग। वैसे ही यहाँ उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, राज्य योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की तर्ज पर सेतु ला रहे हैं वो, या सेतु का गठन वो कर चुके हैं। ऐसी सूचना उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने दे दी है कि इसका गठन कर लिया गया है। सेतु का फुल फॉर्म देखें, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, तो इसी ये फुल फॉर्म याद रखना है। जो पहला क्वेश्चन जो बन रहा है ना कि अभी हाल ही में, जैसे वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कैसे बना सकता है कि अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर सेतु का गठन किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, 25 के नेक्स्ट करंट पे ध्यान देते हैं। 25 का अगला करंट, एक नाम है अपने पास अच्छा सा, छिनकांग। ठीक है, तो हैं कौन ये, तो चीन के विदेश मंत्री, अब है नहीं, इसको कर लेते हैं विदेश मंत्री थे, क्योंकि इन्हें इनके पद से हटा दिया गया और इनकी जगह पर जो चीन के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है वांग ई। ठीक है, तो वांग ई को चीन का नया विदेश मंत्री बनाया गया। तो दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, छिनकांग को हटाया गया और वांग ई को चीन का नया विदेश मंत्री बनाया गया। अगला नाम पाकिस्तान से, आयशा नसीम। कौन है ये, तो 18 वर्षीय पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर हैं और क्रिकेट की किस विद्या में पारंगत है, तो बल्लेबाजी। और क्यों चर्चा में रही कि 18 वर्षीय हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका कहना है निजी कारणों से, लेकिन विश्वस्त सूत्र जो बताते हैं, पाकिस्तान की मीडिया द्वारा जो निकल के आ रहा है कि धार्मिक कारण से इन्होंने शायद संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ये तो वही जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसलिए ध्यान में रखना है कि 18 वर्षीय, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के कैरियर के बाद ही इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अगला करंट भी खेल जगत से, भारत एवं वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज 2023। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की एक टेस्ट सीरीज हो रही है। भारत ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई हुई है वेस्टइंडीज। ठीक है, अब इसके बाद भारत वनडे भी खेल रहा है, उसके बाद T20 भी खेलेगा। ठीक है, तो ये सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम पहुंची है वेस्टइंडीज, इसलिए चाहे मेजबान कह लें चाहे स्थान कह लें, हो जाएगा वेस्टइंडीज। ठीक, तो कितने टेस्ट मैच खेलना है, तो 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज थी। तो कौन जीता कौन हारा, तो भारत यह टेस्ट सीरीज 1-0 से जीता। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए, उस पर ध्यान रखना है कि पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया 100वां टेस्ट मैच था। इस पॉइंट पे ध्यान में रखना है। ठीक है, कि भारत वेस्टइंडीज टेस्ट श्रृंखला 2023 के दौरान भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच, जो कहाँ खेला गया, पोर्ट ऑफ स्पेन में, वो भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया 100वां टेस्ट मैच था। ठीक है, और अब दूसरे की चर्चा आ गई थी, उसको दूसरा टेस्ट जो हुआ वो वर्षा के कारण ड्रा रहा, यानी ये 100वें टेस्ट में ना भारत जीता ना वेस्टइंडीज। ठीक है, और पहले टेस्ट की बात करें तो पहला टेस्ट हुआ डोमिनिका में। डोमिनिका में खेला गया पहला टेस्ट, भारत ने पारी और 141 रन से जीत हासिल की। ठीक है, पारी का मतलब अगर टेस्ट क्रिकेट आप देखते होंगे, खेलते होंगे, वैसे तो खेलता कोई नहीं, लेकर देखा होगा, तो हर टीम को 2-2 बार खेलना होता है। ठीक है, तो जो पहले मान लेते हैं जो टीम खेली वो कुछ ज़्यादा ही रन बना दी, कि जब दूसरी टीम खेलने आई तो उतना रन नहीं बनाई, ऑल आउट हो गई। तो जब दोबारा फिर उसी टीम को खेलने को मौका मिला, एक फॉलो ऑन होता है, एक नियम के तहत अगर फॉलो ऑन दिया गया और फिर दोबारा वो टीम जो दूसरी बार बल्लेबाजी कर रही थी फिर दूसरी बार बल्लेबाजी करेगी, अगर वो उससे ज़्यादा रन बना लेती है तो अगली टीम जो पहले खेली थी उसको खाली जितना रन वो अधिक बनाई उतना ही बनाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रन ज़्यादा होता है और जो दूसरी टीम होती है वो 2 बार खेलने के बावजूद भी उतना रन नहीं बना पाती। तो उस अंदर में अगर देखें तो अगर कोई ऐसा जीतता है
तो भारत एक ही बार खेला, वेस्ट इंडीज कितने बार खेली? 2 बार। ठीक है, तो भारत ने एक पारी नहीं खेली, तो एक पारी और 141 रन से जीता भारत। ठीक, इसी में आगे देखिए, तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो सीरीज भारत ने जीती है ना 1-0 से, वो भारत की वेस्ट इंडीज के विरुद्ध लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज रही। ठीक है, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भारत लगातार 9वीं बार कोई टेस्ट श्रृंखला जीता है। और वेस्ट इंडीज में मतलब पूरे भारत और वेस्ट इंडीज मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 टेस्ट हो चुके हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, 9 सीरीज भारत जीत चुका है। वो मैच या वो सीरीज चाहे भारत में हुई चाहे वेस्ट इंडीज में हुई हो। लेकिन अगर खाली वेस्ट इंडीज की ही बात कर लें तो भारत जब वेस्ट इंडीज खेलने गया तो अब तक लगातार 5वीं सीरीज भारत ने वेस्ट इंडीज में जीती है। ठीक है, वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन रहे? तो साई होप, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। साई होप कप्तान रहे वेस्ट इंडीज के। भारतीय कप्तान सबको पता है रोहित शर्मा। ठीक है, दूसरे टेस्ट में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब तक लगभग 1 दिन बाद तक इसकी घोषणा नहीं हुई थी कि मैन ऑफ द सीरीज कौन घोषित किया गया। अगर पता चलता है तो आगे बताऊंगा। ठीक है, अगली खबर रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, C-295 विमान, ध्यान रखना है इसको, एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित या एयरबस कंपनी द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, भारत 56 C-295 विमान स्पेन से खरीदेगा और उसको खरीदने के लिए भारत ने एक करार बहुत पहले से ही कर रखा है। जो 56 C-295 विमान भारत खरीदेगा उसमें ध्यान रखना है कि 16 विमान स्पेन से आएंगे। ठीक है, 56 में से, और 40 विमान भारत में एयरबस, ठीक है, और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अब यहाँ ध्यान रख लेना है कि अगर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड नहीं दिया है ना तो हम टाटा सन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि टाटा कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इन विमानों को भारत में बनाएगी, द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाएंगे। ठीक है, यानी 16 विमान हम मंगा लेंगे स्पेन से और बाकी जो बच रहे हैं 40 वो भी एयरबस ही बनाएगी, लेकिन किसके साथ मिलकर के बनाएगी? भारतीय कंपनी टाटा के साथ। और टाटा की कौन सी कंपनी होगी? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, अब इस संदर्भ में टाटा ने क्या किया है? बड़ोदरा गुजरात में वो जगह भी देख ली है अपने कारखाने के लिए कि जहाँ ये विमान बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर जगह पूछ ले कि C-295 विमान टाटा एयरबस के साथ मिल करके किस जगह पर उनका निर्माण करेगी तो बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, अब यहाँ जो स्पेन से 16 विमान आने वाले हैं उसमें से संभवतः ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 13 सितंबर 2023 को पहला C-295 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने स्पेन के सेविल से भारत आएगा। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। 26 तारीख के करंट पे ध्यान देते हैं। 26 तारीख के करंट में जो पहला करंट है वो प्रीसाइकिल एक्स ऐप। ठीक है, एक मोबाइल का एप्लीकेशन है प्रीसाइकिल एक्स। पहले तो ये ध्यान रख लेना है कि इसको बनाया किसने, तो योजना तथा वास्तुकला विद्यालय दिल्ली एवं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस ऐप को किया गया है विकसित। ठीक है, ये ऐप करेगा क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण के संबंध में आम जन को जानकारी उपलब्ध कराकर जागरूक करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब कि वही जो हम जाते हैं और सब्जी वाला हमको दे देता है काली बन्नी में पकड़ा करके, तो ऐसे जितने भी प्लास्टिक है वो सारे के सारे कैसे प्लास्टिक है? सिंगल यूज, इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। उपयोग होने के बाद वो फेंक दिए जाते हैं और बहुत समय तक पर्यावरण में या मिट्टी में बने रहते हैं। और माना जाता है कि इस प्लास्टिक को खत्म होने में लगभग 100 साल का समय लगता है। सरकार की तरफ से तो कई योजनाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इसको बंद कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मिलता ना हो। ठीक है, तो योजनाएं लागू कर देना अलग बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से होना, जिम्मेदारी के साथ होना, वो अलग बात है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। अगली रिपोर्ट आती है नीति आयोग से। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है निर्यात के संदर्भ में। ठीक है, निर्यात के संदर्भ में पिछले वर्ष की एक रिपोर्ट जारी, पिछले वर्ष को ध्यान में रख के, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है कि किस राज्य ने सबसे अधिक निर्यात किया
और किस जिले ने सबसे अधिक निर्यात किया, इसी पे फोकस करना है। तो राज्य की बात कर लें तो सबसे अधिक निर्यात करने वाला राज्य है गुजरात पहले पे, ठीक है, 30.05% कुल निर्यात में उसका हिस्सा रहा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 17.33% कुल निर्यात में उसका हिस्सा। तीसरे पे तमिलनाडु 8.33%, चौथे पे कर्नाटक 6.13% और पांचवें पे उत्तर प्रदेश 4.98%। तो हम उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि इस वाले पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का निर्यात में स्थान जो है वो है 5वां। और कितना निर्यात करता है उत्तर प्रदेश भारत के कुल निर्यात में, हिस्सा कितना उसका, तो 4.98%, ठीक है। अब आते हैं इसी रिपोर्ट में कुछ जिलों की चर्चा की गई है जो जिले सबसे अधिक निर्यात में हिस्सेदारी करते हैं। तो जिले की बात करें तो नंबर 1 पे है गुजरात का जामनगर, ठीक है, कुल निर्यात का 12.8% निर्यात गुजरात का जामनगर अकेले करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे सूरत 4.57%, ठीक। तीसरे नंबर पर मुंबई सब अर्बन या कह सकते हैं मुंबई शहर, ठीक है, 3.75%। और संपूर्ण मुंबई की बात करें तो 3.70% के साथ चौथे नंबर पर। और पांचवें नंबर पर जो जिला है वो है पुणे, ठीक है। तो जिलों को ध्यान में एक बार देख लीजिए, पहले नंबर पर है जामनगर, दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर मुंबई सब अर्बन, चौथे नंबर पर मुंबई और पांचवें पे पुणे। अब इसकी तुलना कर लेते हैं इससे। तो अगर ओवरऑल रिपोर्ट बना ली जाए राज्यों को और जिलों को सबको एक साथ हम रख दें तो गुजरात पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे जामनगर, ठीक है। भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी आगे है अकेले ही जामनगर। दो राज्यों की बात छोड़ दी जाए, गुजरात और महाराष्ट्र की, तो राज्यों में जो निर्यात का प्रतिशत है वो जामनगर से कम है। वहीं देखिए तमिलनाडु 8.33, ठीक है, जामनगर का 12.8। और जो अगला जो हमें ध्यान रखना है ना, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर 2.18% कुल निर्यात में हिस्से के साथ इस तालिका में बना हुआ है 9वें नंबर पर, ठीक है। अब इसी रिपोर्ट की दो चीज़ें और मैं बता देना चाहता हूँ कि 100 जिले ऐसे हैं जिनका कुल निर्यात में 84% हिस्सा है। भारत में अगर 100 चीज़ें निर्यात की जाती हैं तो 84 इन्हीं जिलों द्वारा निर्यात की जाती हैं और बाकी 580 जिले मात्र 16% हिस्सेदारी रखते हैं निर्यात में, ठीक है। अगले करंट पे ध्यान देते हैं। चेनेस तट है कहाँ पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक समुद्री तट है। क्यों चर्चा में रहा, इस तट पर 100 से अधिक पायलट व्हेल मछलियाँ इस तट के किनारे पर आकर के फंस गईं। जैसा कि पता है कि व्हेल का आकार काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से उन्हें चाहिए काफ़ी तैरने के लिए काफ़ी जगह। और ये जो पायलट व्हेल है ना, इनकी एक विशेषता है कि ये सामूहिक रहती हैं, यानी पारिवारिक सदस्य की तरह रहती हैं और पूरा परिवार एक साथ रहता है। तो ये रीजन है कि बार बार ये पूरे समूह के साथ आकर के इन तटों पर फंस जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही 100 से अधिक पायलट व्हेल चेनेस तट पर फंस गई, जिसमें से ऐसा अनुमान है कि 50 से अधिक व्हेलों की जो है मृत्यु हो चुकी है। अभी आंकड़े बढ़ने की संभावना है, ठीक है। अगला करंट भारत मंडपम, ठीक है, ये है कहाँ पे, पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रगति मैदान नई दिल्ली। प्रगति मैदान में ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलनों के लिए एक जगह बनाई गई है कि यहीं पे होगा और उसी को नाम दे दिया गया है भारत मंडपम, ठीक है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति मैदान के पुनर्विकास की योजना लाई थी और उसी योजना के तहत भारत मंडपम का निर्माण किया गया है कि अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगेगी या जो भी ऐसे सम्मेलन होंगे वो कहाँ होंगे, भारत मंडपम में, ठीक है। प्रगति मैदान में ही 123 एकड़ में फैला हुआ है ये भारत मंडपम। उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री जी द्वारा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक। आज का लास्ट करंट 26 के लास्ट करंट पे ध्यान दें। गुजरात राज्य के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बहुत समय से यही हैं, ठीक है, अभी भी यही हैं, लेकिन सक्रिय नहीं थे, फिर से एक बार सक्रिय हुए। तो अब ये ध्यान रखना है कि अमिताभ बच्चन, ठीक, ये जो है ब्रांड एम्बेसडर पहले भी थे, अभी भी हैं, ठीक है। तो याद होगा टीवी पे बहुत प्रचार आता था पहले इनको, गुजरात आइए कभी गुजरात में, आइए कभी कच्छ में, इस तरह के स्लोगन थे। और कच्छ में जिस जगह को दिखाया जा रहा था ना, वो भारत में स्थित एशियाई गधों का मात्र एक अभयारण्य है, एशियाई जंगली गधों का, ठीक है। तो वो भी ध्यान में रखना है। तो कच्छ के रण में
गधों का अभयारण्य बनाया गया है। उस अभयारण्य का भी प्रचार ये करते नजर आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ये सक्रिय होंगे कुछ शार्ट वीडियो में, ये गुजरात में आने के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे। ठीक है।